मतलब भले ही ये हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का क्या है, एक ट्रेडिशन है, लेकिन ऐसा ट्रेडिशन किस काम का कि जिसमें जो लड़की के पेरेंट्स है वो बेचारे मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन का प्रेशर आ जाए, उनको लोन लेना पड़े, है ना? तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाना चाहिए। भले ही वो हमारी सोसाइटी का एक ट्रेडिशन क्यों नहीं बन चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। The Maternity Benefit Act, which gave women the right to get leave from work at the time of childbirth, also came into force in 1961. Yes, फिर उसके बाद क्या हुआ था, मतलब मैटरनिटी लीव, जैसे अभी कोई भी लड़की आफ्टर मैरिड कहीं पे जॉब कर रही है, कहीं पर वर्क कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू मैटरनिटी लीव दी जाती थी। मतलब मैटरनिटी मतलब जैसे उसका जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, तो वो टाइम पे वो लीव ले सकती है और उसकी जो सैलरी है, उसकी जो सैलरी है वो भी माइनस नहीं की जाती थी। मतलब उसको ये मतलब ये एक राइट मिली थी कि वो लीव भी ले सकती है, प्लस उसको वहाँ से सैलरी भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी जो स्कूल्स होती है और ऐसे ऑफिसेज भी होते हैं, तो जहाँ पे मैटरनिटी लीव दी जाती है वुमेंस को, गर्ल्स को, मतलब उनकी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर। ओके, तो ये जो राइट थी ये कब फोर्स में आई थी, कब स्टार्ट हुई थी? इन 1961। ओके, now next one, awareness against the Dowry tradition. Yes. Even after the enactment of the anti-dowry law, incidents like women burned to death as sari pallu catches fire while cooking and women slip into well while washing clothes, bronze and rice. Yes, मतलब देखो, obviously अगर किसी के पेरेंट्स डॉरी नहीं दे पाते थे ऑन टाइम, जैसे भी उन लोग ने बोला है, हम लोग ने बोला क्या हम लोग आपको अब ये इतना पे कर रहे हैं और आपको बाद में हम इतना पे करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वैसी कंडीशन नहीं होती है उनके, वो पे नहीं कर पाते। तो मतलब इन लॉज के घर जाने के बाद जो लड़की होती है ना, तो उसके साथ क्या किया जाता था, मतलब कैसे कैसे सीन इनेक्ट किए होते थे, जैसे इंसिडेंट्स होते थे, कैसे इंसिडेंट्स होते थे, जैसे वुमेन्स को बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, है ना, मार दिया जाता था। और क्या बोला जाता था कि उसकी साड़ी का जो पल्लू होता है, तो वो दैट पल्लू वेयर कैचेस इनटू फायर, मतलब वो आग में जल गया था, तो इसकी वजह से वो मर गई है, राइट। और सेकंड जो इश्यूज बताते थे, वो सेकंड जो इंसिडेंट्स बताते थे, वो क्या होता था, जैसे मतलब एक तो ऑब्वियसली वो जो फायर साड़ी, जो उसके साड़ी का पल्लू है वो फायर में कैच हो गया है वाइल कुकिंग। फिर सेकंड इंसिडेंट बताते थे कि वो स्लिप हो गई है ना, स्लिप इनटू वेल, जबकि वो उसको क्या करते थे, ड्रॉन करते थे, खुद ही धक्का दे देते थे उसको। और रीजन क्या बताते थे कि वो वॉशिंग शी वाज वॉशिंग क्लोथ, और वो क्लोथ वॉश करते करते वो मतलब जो वेल में गिर गई है, ऐसा वो इश्यूज बताते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गया था वो टाइम पर, मतलब ओके, मतलब जैसे डोरी का जो एक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब डोरी के अगेंस्ट में जैसे डोरी को प्रॉबिट किया गया, तो उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ये सामने आने लग गई थी। मतलब जैसे जो न्यू ब्राइड होती थी, है ना, तो न्यू ब्राइड के केसेस आने लग गए थे। जैसे केसेस आते थे तो कैसे आते थे, क्या वुमेन बर्न, मतलब दैट वुमेन बर्न बर्न टू डेड, मतलब वो जलकर मर गए। और फिर रीजन आता था कि क्यों बल्कि कैसे मरी है, तो उसके जो इन लॉज होते थे वो क्या बताते थे, क्या मीन्स शी वॉज मेकिंग फूड और शी वॉज डूइंग सम फायर वर्क, मतलब कुछ वो आग का काम कर रही थी या फिर कुकिंग कर रही थी, दैट द टाइम शी बर्न। ओके, और फिर ऐसे भी एक्सक्यूज आने लगे थे, ऐसे भी इंसिडेंट्स होने लगे थे कि मीन्स व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लॉथ एट दैट टाइम शी स्लिप इनटू वेल एंड शी ड्रॉन्स एंड डाइज, मतलब वो डूब गई और मर गई। ऐसा ऐसे केसेस आने लग गए थे। इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवेल डॉरी टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज टू सच डेथ। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती थी तो जब पता चलता था, मतलब ये जो इंसिडेंट्स है इसके पीछे जो मेन जो रीजन होता था वो कौन सा होता था, डॉरी का होता था। The role of the police, the administration, and judiciary were highlighted. This created greater awareness. मतलब फिर वो टाइम पे जो रोल होता था पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर हमारी कंट्री के जुडिशरी सिस्टम का, है ना, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करते थे। फिर दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस, मतलब ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, एक अवेयरनेस आई थी लोगों के अंदर। ऑब्वियसली जब इतने अच्छे से ये काम करेंगे, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो कुछ लोग होते हैं वो मीन सही डायरेक्शन पर आ गए होंगे। सो एज अ रिजल्ट द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1984। यस, फिर उसके बाद मीन्स फाइनली, मतलब अभी तक जो डोरी की जो डोरी प्रोहिबिट वाली एक्ट जो थी वो अभी तक मतलब नहीं हुई थी ना, मतलब अभी तक फोर्स में नहीं आई थी, है ना। लेकिन अब जब ये सारे इश्यूज सामने आने लगे, तो मतलब जब उनकी डिमांड फुलफिल नहीं की जाती थी इन लॉज की, तो ऐसे ऐसे केसेस वो करते थे ब्राइड के साथ। तो फिर 1984 में क्या किए थे, डाउरी प्रोहिबिशन और अमेंडमेंट एक्ट ये पास की कर दी गई थी। ओके, in 1988,
2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू डाउरी ट्रेडिशन। यस, देखो अब 1988 में मतलब 2209 वुमेन जो थी वो किस चीज की विक्टिम बनी थी, मतलब शी वॉज डाइड, वो मर गई थी। और किस वजह से बनी थी, ये डॉरी ट्रेडिशन की वजह से बनी थी। ये डॉरी सिस्टम जो चल रहा है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से वो विक्टिम हुई थी किस चीज की, ऑब्वियसली शी डाइड। In 1990, the number of Dowry dead was 4835 and in 1933 it was 5377। मतलब देखो अब ये एक्ट पास होने के बाद मतलब ये जो एक्ट थी डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो ये जब फोर्स में आ गई थी, यूज में आ गई थी, उसके बाद भी जो रेशियो था वुमेन्स की डेड का वो क्या हो रहा था, इंक्रीज होने के बदले क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। जैसे अभी आपको पहले बताया गया, पहले 1988 में क्या रेशियो था, 2209 था वुमेन की डेड का, है ना। उसके बाद 1990 में जो डेथ रेशियो था वुमेन का वो कितना हो गया था, 4835 है ना। फिर उसके बाद 1993 में जो रेशियो था वुमेन्स का जो डाइड हुई थी बिकॉज ऑफ ड्राउरी, तो वो था 5377। ओके, सो दिस नंबर विल इम्प्रेस अपॉन यू द सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज। ऑब्वियसली मतलब ये बहुत ज्यादा ही हमारी कंट्री का सीरियस इशू है। अब जो वुमेन्स का जो रेशियो है, जो डेथ रेशियो, वो बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब डॉरी सिस्टम की वजह से हो रहा है। जो डॉरी ट्रेडिशन बनाया हुआ है हमारी कंट्री में उसकी वजह से हो रहा है। भले ही उसको प्रॉबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है स्टिल अभी भी, मतलब नॉर्मली भी लोग क्या कर रहे हैं, डॉरी देते ही जा रहे हैं। और फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है कि अगर वो पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी बेटी के साथ हम लोग ऐसा बिहेव करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, उसको वहाँ पे आपके घर पे भेज देंगे। तो इसकी वजह से भी कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो केस फायर नहीं कर पाते हैं ना। तो मतलब ये एज ए सिटीजन हम लोगों की भी राइट है कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है तो हम लोगों को उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहिए, उसको कंप्लेन करना चाहिए। देखो एक क्राइम होना और क्राइम करना, दिस टू थिंग्स आर सेम, है ना। तो हम लोगों को दोनों के अगेंस्ट में बोलना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट फैमिली कोड 1984। फैमिली कोड वर एस्टैब्लिश्ड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग। अब ये जो फैमिली कोड थे तो वो क्यों एस्टैब्लिश हुए थे, जो फैमिली के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक जैसे जो मैरिज में जो प्रॉब्लम होती थी, फिर जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती थी, फिर एलिमोनी मतलब जो मेंटेनेंस होता था लड़कियों का उसके उसको लेकर, फिर जो सिंगल पेरेंटहुड मतलब जैसे मदर और फादर सेपरेट हो गए हैं तो जो सिंगल पेरेंटहुड को जो प्रॉब्लम्स होती थी, फिर जो सेपरेशन मतलब डिवोर्स की जो बात होती थी, फिर जो हस्बैंड वाइफ विदाउट डिवोर्स भी सेपरेट होते हैं उनको लेके जो केसेस होते थे, फिर केयर फॉर चिल्ड्रन मतलब वो जो सेपरेशन हुआ है पेरेंट्स का तो उनकी केयर, उनके जो चिल्ड्रन है उनकी केयर, उनकी ओनरशिप किसको मिलेंगी, इसके जो केसेस मतलब इससे रिलेटेड सारी जो फैमिली सिचुएशंस होती थी, मतलब फैमिली सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी सीन होते थे, इश्यूज होते थे, तो वो कौन से कोर्ट में सॉल्व होते थे, फैमिली कोर्ट में सॉल्व किए जाते थे। ओके, दिस फैमिली कोड गिव दिस फैमिली कोड गिव priority to mutual understanding over witnesses and evidence and counselor over lawyers। yes, अब ये जो फैमिली कोर्ट्स होते थे तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते थे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की किसके साथ होती थी, जो विटनेस होते थे उसके और जो एविडेंस होते थे, जो जो भी सबूत होते थे, जो आई विटनेस जो भी होते थे, तो उन लोगों के साथ उनकी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी। ओके, और प्लस जो काउंसलर होते थे ओवर लॉयर्स उन लोगों के साथ emphasize is on resolving issues quickly but justly। और वो क्या एम्फिसाइज करते थे, मतलब जो भी इश्यूज और जो भी प्रॉब्लम जो भी केसेस आते थे फैमिली कोर्ट्स में तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सॉल्व करना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट वन, ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी। अब यहाँ पे कौन सा ट्रायल स्टार्ट हुआ है, एलिमोनी को लेके। ओके, 1985। बंद कर दूं, कितना कर रहे हो, मेरी रिकॉर्डिंग में कटी है, चार कॉल हो गए, चार कॉल कटी गई। मैं मस्त कट कर दिया, कट कर दिया, कर दी मैंने। हाँ नहीं तो क्या करते, मस्त ना, तुम पहले आई नहीं है तो तुम क्या बोलते करो। भाई को पता लग जाना तो कुछ कर देखता, मत को दर्द नहीं होती।
trial involving alimony, 1985. A fixed amount paid to a married woman for her upkeep by the husband who has divorced her is called alimony. देखो अब alimony का मीन क्या होता है, मतलब एक तरीके का मेंटेनेंस देना वाइफ को। कब, मतलब ऑब्वियसली वो उसकी वाइफ है, अब वाइफ होने के बाद जब वो उससे डिवोर्स हो रही है, उससे सेपरेशन ले रही है वो, तो उसके बाद हस्बैंड की राइट है कि वो अपनी वाइफ को क्या दे, एक फिक्स अमाउंट पे करे एवरी मंथ, है ना। तो उसे बोला जाता था एलिमोनी, मतलब एक तरीके का मेंटेनेंस देना वाइफ को। इन द केस In the case of Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum, the Supreme Court gave the verdict that Shah Bano Begum had the right to alimony. However, religious organization protested vociferously against the verdict. Yes, अब ये देखो यहाँ पे एक केस बताया है मोहम्मद अहमद खान का, जो कि उनकी वाइफ थी शाह बानो बेगम। तो इनका केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो टाइम पे जो शाह बानो बेगम था, तो कोर्ट ने उनको क्या राइट दी थी, एलिमोनी की राइट दी थी। मतलब जो उनके हस्बैंड थे, तो उनको क्या पे करना है, उनकी वाइफ का जो मेंटेनेंस है, उनकी वाइफ के लिए जो उनका मंथली फिक्स अमाउंट है एज ए मेंटेनेंस, तो वो उनको पे करना है। ये किसके ऊपर आया था, उनके हस्बैंड के ऊपर, मतलब मोहम्मद अहमद खान को ये बोला गया था, क्योंकि ये उनकी वाइफ की राइट थी, और आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर डिवोर्स, उनको ये चार्जेस उनकी वाइफ को हर मंथ में पे करना होता था। So it's called the right to alimony. However, religious organization protested vociferously against the verdict. लेकिन ये जो religious right जो religious organization थे उसको क्या करते थे, मतलब ये चीज़ों का मतलब प्रोटेस्ट करते थे। ओके, As a result, the Muslim Women Act Protection of Right and Divorce was passed by government. Yes. तो उसके बाद क्या हुआ था, जो वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स एक्ट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स, ये एक्ट पास की गई थी मतलब हमारी कंट्री में थ्रू अवर गवर्नमेंट, थ्रू अवर पार्लियामेंट, मतलब हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर मुस्लिम वुमेन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स, तो ये पास की गई थी। नाउ द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, मतलब ये कमीशन कैसे फॉर्म हुई थी, देखो किस चीज़ को लेके, सती को लेकर। सती मैंने आपको पहले ही बताया था, सती क्या होता है, जैसे जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका जो फ्रेंडल होता है, तो उन्हीं के ऊपर क्या करते थे, जो वाइफ होती थी, है ना, तो उसे भी जला दिया जाता था। इट्स कॉल्ड सती सिस्टम। सो उसको कैसे प्रिवेंट किया, उसको प्रिवेंट मतलब उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कमीशन फॉर्म की गई थी। On 4 September 1987, Rup Kanwar, a married woman, committed sati. She did not to do this on her own free will. She was coerced into doing so. Yes, अब देखो ये एक, यहाँ पर भी हम लोगों को एक रियल इंसिडेंट बताया है, जो कि कब हुआ था, 4 सितंबर 1987 में हुआ था। ओके, तो ये रूप कनवार एक मैरिड वुमेन थी, तो उनको क्या कमिट करने पड़ा था, उनको सती कमिट करने पड़ी थी, जबकि ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये फोर्सफुली करना पड़ा था। कमिटिंग सती ग्लोरीफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वेयर ऑल इलीगल एक्ट। यस, अब ये जो कमिट करते थे सती, और जो भी मतलब प्रैक्टिस करते थे सती के, तो ये सारी चीज़ें क्या बोल दी गई थी, ये सब चीज़ें क्या है, इलीगल है। मतलब भले ही ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हमारे ट्रेडिशन से चलती आ रही है, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों होना चाहिए सोसाइटी में जिससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है। वो ऑब्वियसली वो मर रही है ना, विदाउट एनी रीजन। ऐसा कहाँ पे लिखा है, अगर हस्बैंड की डेड हो रही है तो वाइफ को भी मना है, मतलब कंपलसरी नहीं है ना कहीं पर, ये एक उन लोगों का ट्रेडिशन बना हुआ है। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके ट्रेडिशन को फॉलो करना ही ज़रूरी है, मतलब वो जो लोग कम्युनिटी में है, तो उनके ऊपर भी फोर्स नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ों को उनको फॉलो करना है। तो इसके लिए ये सारी क्या है, ये जो चीज़ें थी, सती प्रैक्टिस ऑफ सती, ये क्या थी, इलीगल एक्ट थी। ओके, द वुमेन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट मीना मेनन, गीता शेषु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा इन्वेस्टिगेटेड द केसेस। अब ये जो वुमेन्स के नेम दिए यहाँ पर, जो जर्नलिस्ट के नेम दिए, मीना मेनन, गीता शेषु, सुजाता आनंदन, ओके, तो ये सारे क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ऐसे जो भी केसेस होते थे सती सिस्टम से रिलेट, तो उसके बाद ये सारी वो जो जर्नलिस्ट थे वो इन्वेस्टिगेशन करते थे। So in 1988, the government passed the Sati Prevention Act with very stringent provision. Yes, तो उसके बाद 1988 में जब जब
रूप कनवार रूप का केस सामने आया और बहुत सारी वुमेन्स का केस सामने आया सती को लेकर। तो 1988 में ये जो सती प्रिवेंशन एक्ट जो है वो पास कर दी गई थी। ओके, नाउ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। In 1993 this law was enacted to prevent injustice to men and women। अब ये जो लॉ, ये जो एक्ट थी 1933 में क्या हुई थी, इनेक्ट की गई थी, जो भी इंजस्ट हो रहा था किसके बीच में, मैन और वुमेन को लेकर, इसलिए ये एक्ट मतलब ये लॉ इनेक्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। द नेशनल ह्यूमन कमीशन वॉज ऑल्सो फोर्स फॉर्म फॉर दिस पर्पज। यस, और नेशनल ह्यूमन कमीशन जो है ये भी बना था, फॉर्म हुआ था। तो क्यों फॉर्म हुआ था, जो इंजस्टिस हो रहा था मैन और वुमेन को लेकर, इसी वजह से ये फॉर्म हुआ था। ओके, इन सम स्टेट्स द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज आल्सो फॉर्म ऑन सेम लाइंस। मतलब ऐसे बहुत